बच्चों, आप सब कैसे हैं। और जैसे कि हमने यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अपने बैच शुरू किए हैं, तो आज 11th क्लास का हम आपके लिए बात कर रहे हैं। 11th क्लास का पहला जो चैप्टर है समझ के बारे में बात कर रहे हैं और देखते हैं आपके कितने समझ में आता है और आप ऐसा सीखने की कोशिश करें। मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ। और पहला जो हमारा ये 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट है, तो प्रत्येक चैप्टर हम जैसे स्टार्ट करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मैथ सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाऊँगा, क्योंकि हमारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको मैथ्स के साथ बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर के होते करते करते साथ साथ बढ़ेंगे कि कोई भी चैप्टर है तो क्यों है और उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट जान करके हम उसका सॉल्यूशन समझेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जैसे 1.1 होगी, 1.2 होगी, 1.4 होगा, 3 होगा, ऐसे जो भी एक्सरसाइज है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, पर कंसेप्ट समझने की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए बात समझते हैं कंसेप्ट की। तो पहला जो हमारा है, इसके आधार हम सभी समझेंगे, आधार और इसके बारे में समझेंगे, समझ क्या होता है, ठीक है। क्योंकि 10th क्लास तक आपको इसका कोई आइडिया नहीं होता है, क्लास 10th तक आपको ये नहीं पढ़ा है। 11th में जैसे ही आपके आते हैं 11th क्लास वाले बच्चे, तो एकदम नया चैप्टर पढ़ते हैं कि समुच्चय क्या होता है, ठीक है। समुच्चय को मैं अभी कुछ समय के लिए अगर मान लेता हूँ, मैं आपसे कह देता हूँ कि ये समूह होता है एक प्रकार का। क्या होता है? एक प्रकार का समूह होता है। अब समूह से ये समझ में आता है कि जैसे हमने क्या किया बच्चों, समूह से मान लेते हैं कि 4 लोग खड़े हैं। अगर कोई भी 4 व्यक्ति खड़े हैं जिनका नाम मैं लेता हूँ राम, मोहन, श्याम, ठीक है, और अनिल, तो 4 लोग जो खड़े हैं तो चारों का क्या हो गया? एक समूह बन गया, क्योंकि मुझे चारों का नाम पता है, ठीक है। जब नाम पता है तो क्या बन गया? ग्रुप बन गया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रुप बन गया। और जब समूह बन जाता है तो समूह किसका है? ये सभी क्या हैं? लड़के हैं या जेंट्स हैं, पुरुष हैं, ये सब क्या? पुरुषों का एक समूह बन गया। जब समूह बन जाता है तो इसका एक क्या है? एक अपनी पहचान भी है, ठीक है, क्योंकि सबकी पहचान क्या है? बॉयज़ हैं, सब मेल्स हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। पहली बात आपको यही समझनी कि समुच्चय होता क्या है और कौन सा नहीं होता है, ये बात समझनी है, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन, परिभाषा क्या कहती है आपकी? परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा ये कहती है कि जो आपके पास वस्तुओं का एक सही परिचय जो होता है, ठीक है, वस्तुओं का समूह जिसका एक निश्चित मान हो। निश्चित मान का मतलब है उसकी सही एक्सप्लेनेशन हो, सही व्याख्या हो, कोई मतलब हो, उसका सही अर्थ हो, सही तात्पर्य हो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। जिसका एक निश्चित मान हो अर्थात सही तात्पर्य हो, यानी सही तात्पर्य हो, ये भी आप कह सकते हैं। एक सही होना चाहिए, यानी एक जो समझ होता है, समझ ऐसे होता है कि जहाँ पे क्या होता है? एक समूह होता है, यानी आप वस्तुओं कह सकते हैं या किसी भी डाटा का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसका क्या हो सकता है? समूह होता है, और उसका समूह का एक सही तात्पर्य होता है, एक सही सेंस होता है, एक सही मतलब होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। चलिए, तो ये आपने समझा। तो समुच्चय में पहले एग्जाम्पल मैंने लगाए। समुच्चय पहले एग्जाम्पल क्या लगाए? मान लेते हैं कि पहले एग्जाम्पल लगाए, मैं जानता हूँ वॉवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू होता है। अच्छा, ये ग्रुप है कि नहीं? ये ग्रुप है, और ये ग्रुप है तो ये किसका ग्रुप है? ये ग्रुप है आपका वॉवेल्स का, स्वरों का। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो अंग्रेज़ी वाली वर्णमाला होती है, तो उसके क्या है? ये किसका समूह है? ये स्वरों का समूह है। और समूह है तो क्या बन जाएगा? ये समुच्चय बन जाएगा। क्या कहलाएगा? ये एक समुच्चय है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, इसी प्रकार कुछ संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। संख्याओं भी तो क्या होती है? संख्याएं भी क्या होती हैं? समूह होती हैं, और समूह होती है तो क्या बन जाएंगे? समुच्चय बन जाएंगे, ठीक है। इसी का ज़्यादा रोल है इसमें। यहाँ तक बात समझ में आई होगी क्या होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने किसी के 2 व्यक्तियों के नाम लिखे, राम सीता लिखा, ठीक है, और भी कोई नाम लिख सकते हैं, तो ये भी क्या बन गया? एक समूह बन गया। 2 लोगों का एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया, क्योंकि इसकी सही डेफिनेशन है, सही तात्पर्य है इसका अपने आप में। अब मान लेते हैं कि मैंने प्राकृतिक संख्या लिखी,
प्राकृतिक संख्या लिखी, तो देख लेते हैं क्या होती है प्राकृतिक संख्या। पता हो तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 तक लिखी। अब 1 से लेकर 6 तक लिख दी प्राकृतिक संख्या हैं, बाकी में है इनका सही तात्पर्य है, बिल्कुल है। तो इसको क्या कहेंगे अब, ये समूह है, समूह हैं। अगर समूह है तो क्या कहेंगे, समुच्चय है। जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे प्राकृतिक संख्याएं हों बच्चों, चाहे आपकी पूर्ण संख्याएं हों, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे अभाज्य हो, ठीक है, या किसी के मल्टीप्लायर हों यानी गुणज हो। गुणज का मतलब समझ लें 3 6 9 12 15 ऐसे करके, यानी टेबल हो, पहाड़ा हो, ठीक है। टेबल जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब इकाएँ समुच्चय होती हैं ना, ग्रुप होती हैं, उन सब का एक सेंस होता है। मान लेते हैं हमें टेबल लिखा, मान लेते हैं 5 को लिखा, 5 10 15 20 25, तो ये एक ग्रुप है क्योंकि इसका एक सही सेंस है, क्योंकि 5 के मल्टीप्लायर है, 5 के 5 5 10 5 से 15 5 से 20 5 से 25, ठीक है। तो 25 हो गया, इसका मतलब क्या है, 5 के गुणज हैं, तो एक सही सेंस भी है, और सही सेंस है तो ग्रुप में भी आ रहे हैं, समूह में आ रहे हैं, समूह आते हैं, इसका मतलब समुच्चय है। तो पहली बात बच्चों आपने सीखी कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसे समूह, ठीक है, वस्तुओं के, ठीक है, या किसी के नाम के समूह या किसी संख्याओं के समूह, उनका एक सही अर्थ हो, और सही अर्थ होता है तो वही समुच्चय कहलाता है। सिंपल सी डिफाइन मैंने आपको बता दी, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। कोई भी हो सकता है, नाम, संख्याएँ, ABCD अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। चलिए इतना होगा। परिभाषा आपने समझी। परिभाषा के बाद अब समझते हैं कि इसको लिखने के तरीके क्या हैं, ठीक है, यानी और लिखने का तरीका, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, प्रदर्शित करना, ठीक है, प्रदर्शित करने के तरीके या प्रदर्शित करना। अब प्रदर्शित करने के कितने तरीके हो सकते हैं, लिखते कैसे हैं इसको। जैसे छोटी क्लासेस में आप लिखते हैं तो a+b का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके, तो ऐसे इसको भी लिखना होता है। तो सबसे पहली विधि की हम बात कर रहे हैं, इसके लिखने की 2 विधियां हैं। तो पहली इसमें विधि की बात करते हैं हम। पहली विधि जो होती है, पहली विधि कौन सी होती है, रोस्टर विधि होती है। रोस्टर विधि क्या कहते हैं बच्चों, इसको रोस्टर विधि, ठीक है, गुण विधि, तो टेबलर विधि, ठीक है। तो रोस्टर विधि का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी समस्याएं हैं उनको कॉमा में लिखना, ठीक है, सभी वस्तुओं को कॉमा में लिखना। कॉमा इसलिए बोल रहा हूँ, कॉमा क्या बोलते हैं, अर्धविराम बोलते हैं। अर्धविराम के आधार पर लिखना, अर्धविराम के अनुसार लिखना, या अर्धविराम लगाकर लिखना, ठीक है, अर्धविराम लगाकर लिखना, ठीक है, यहाँ तक होगा। यानी इससे पहले अगर मैं बात करूँ, मान लेते हैं मैंने अभी प्राकृतिक संख्या ली, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, मैंने कॉमा लगाया, और इस प्रकार से लिखने की क्या बोलते हैं, अच्छा इसको मिडिल ब्रैकेट में बंद करते हैं, यानी मझला कोष्ठक जो होता है, मझला कोष्ठक में इसको क्या किया जाता है, मझला कोष्ठक में इसको क्लोज किया जाता है, और इसको एक नाम दे दिया जाता है, मान लेते हैं एस नाम। नाम कोई भी दे सकते हैं, एस ए, पर नाम आप कैपिटल देंगे। किसी भी समुच्चय का नाम आप कैपिटल अल्फ़ाबेट के लेटर से देंगे, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है इसके अंदर वालों को क्या बोलते हैं, इन सभी को क्या बोलते हैं बेटे, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अवयव, यानी समुच्चय जो बनता है। अब एक और परिभाषा जान लीजिए, समुच्चय जो बनता है वो अवयवों से मिलाकर बनता है, और अवयव किस में होते हैं, समुच्चय के अंदर रहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अवयव क्या रहते हैं, समुच्चय के अंदर रहते हैं। तो समुच्चय किससे बनता है, समुच्चय का निर्माण, ये आप ध्यान से लिख सकते हैं, समुच्चय का निर्माण अवयवों से होता है, अवयवों से होता है, हमने ये समझ लिया। अब इसके साथ साथ मान लेते हैं एक हमने कोई समुच्चय माना, यहाँ पे ABCD लिख दिया, ये भी क्या हो गया, अवयव हो गया, ये इसका ग्रुप हो गया, ग्रुप का मतलब समूह हो गया। अच्छा ABCD का अपने आप में मतलब है, बिल्कुल सही सेंस है, ABCD होती है, ठीक है, होती है, इसका मतलब क्या है, इसका सही तात्पर्य है, सही तात्पर्य इसका मतलब क्या है, समुच्चय है, समुच्चय भी हो गया। और किस में लिखा हुआ है, कॉमा में लिखा हुआ है, कॉमा प्रोसेस में लिखा हुआ है, अर्धविराम लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये समुच्चय की रोस्टर विधि में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, रोस्टर विधि में। जब भी कॉमा वाली प्रोसेस आती है तो रोस्टर विधि में हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं,
और इसमें एग्जांपल लिया, मान लेते हैं और कुछ लेना चाह रहे हैं, माइनस का लेना चाहे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे आगे चलते हैं। तो इसका भी एक सही सेंस है। ये भी क्या होगा, -1 -2 क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी ऋणात्मक जो हैं आपके पूर्णांक होंगे। और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो एक समुच्चय भी है, एक बिल्कुल समुच्चय है। कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इतनी सी बात है बस, कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक, उससे आगे तो नहीं है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, समुच्चय हो गए। और सभी को मैंने आपको क्या दिखा दिया, रोस्टर विधि में मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज जो हम पढ़ेंगे 1.1 पढ़ेंगे, उससे पहले हम इस चैप्टर के बारे में पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद आपसे एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है, तो आपने समझा पहली विधि रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड हमने समझा। ठीक है, तो दूसरा हम लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि के बारे में बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं, दूसरी विधि आपकी क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि का मतलब होता है सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीखते जाएं। सेट बिल्डर मेथड या फॉर्म बोल सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी विधि होती है। चलिए, सेट बिल्डर में क्या होता है, इस विधि में हम क्या लिखते हैं, एक्स यानी भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा, रोस्टर विधि में देखा कि हमने एक समुच्चय लिया और समुच्चय को 1 2 3 प्राकृतिक संख्याएं हमने लिखी। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, या समुच्चय लिख लीजिए या ग्रुप समूह लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह से लिखना है, एक्स सच दैट, इसका सिंबल क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सच दैट, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश का नेम है, सच दैट ही बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, कुछ सिंबल आपके लिए मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखने हैं आपको। जैसे पहला सिंबल अभी मैंने यूज़ किया, इसको बोलते हैं सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सच दैट। इसका सिंबल एक और होता है, सीधे लगा देंगे तो भी सच दैट ही होता है। ठीक है, एक और सिंबल है ई जैसा, बट ई नहीं है, ई से अलग डिफरेंट साइन है इसका। तो इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि कोई रहने से है, ये तो ये यहाँ पर रहता है। ठीक है, रहने से है, किससे है, रहने से। और ये अब क्रॉस कर दिया, ये हो गया आपका नॉट बिलोंग्स टू। क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू, यानी नहीं से है, नहीं रहने से। ठीक है बच्चों, ये होगा। इसके साथ साथ ये आपने पढ़े होंगे लेस देन, और यहाँ पर उल्टा कर दें तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है जी, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल लगा सकते हैं। और एक और सिंबल फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। फॉर ऑल इसका मतलब होता है सभी के लिए, सभी के लिए। चलो, इतनी सी बात हुई यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने अभी रोस्टर फॉर्म को समझा, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कॉमा में लिखना, और इसी कॉमा वाली प्रोसेस को अगर हम संख्याओं में एक भाषा में लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी आपके पास समस्या होती है तो आप इसको किस में लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में आप इसको इस भाषा का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं और होता है एक्स सच दैट एक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको और अच्छे से डिजाइन करें कि प्राकृतिक संख्या तो है ही है, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर के प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है। इसका मतलब ये है। लेस देन इक्वल का मतलब है 1 भी आ रहा है, 1 से लेकर 6 तक आ रही है। इसको ऐसे और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है आपकी क्या, समुच्चय निर्माण विधि। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। हमने रोस्टर विधि में क्या देखा, रोस्टर विधि में एक सेट लिया, क्या लिया, A B C D, मान लेते हैं ई और लिया। ये हमें किस में लिखने हैं, समुच्चय निर्माण विधि में लिखने हैं बच्चों। जब निर्माण विधि में लिखने हैं उसको भाषा में लिखना है, तो ये किसका, ABCD क्या है, ये वर्णमाला के अक्षर हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह तो है ये। इसको ब्रेड ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। अच्छा, इसके लिए और अच्छा करना होता है तो कहाँ से लिखेंगे, ए से चल करके ये कहाँ तक जा रहे हैं, ई तक जा रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बाउंडेशन लगा सकते हैं इसको लिखने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि का मतलब होता है जो भी आपका रोस्टर फॉर्म या कोई भी चीज़
एक्स सच दैट एक्स के साथ दे रखी है तो उस भाषा का प्रयोग करते हैं आप जिसमें दे रखा है, उसमें लिखा है, ठीक है। चाहे प्राकृतिक संख्या लिखी हो, चाहे पूर्ण संख्या लिखी हो, चाहे वर्ग लिखा हो, या 3 के गुणज लिखा हो, 4 के गुणज लिखा हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जिसमें भी आपको वो दे रखा है उसी भाषा में आपको लिख देना है उसको, और कहाँ से कहाँ तक है वो भी आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये हुई आपकी समुच्चय निर्माण विधि। चलिए, समुच्चय निर्माण विधि में अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सिंबल भी आपको बता दिए हैं चिन्हों के बारे में, ठीक है। समुच्चय निर्माण विधि में पहले अब मैं बात कर लेते हैं सिंबल का प्रयोग। जैसे एक ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, तो मान लिया कि मैंने एक समुच्चय है, इसमें 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि 3 एक अवयव है। क्या है इसके अंदर? ये अवयव है, तो 3 इसके अंदर ए के अंदर रहता है, तो क्या लगाएंगे? बिलोंग्स लगाएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा, ऐसे समझिए। इस सिंबल का प्रयोग बता रहा हूँ, क्या बता रहे हैं हम? इसका प्रयोग, इसका और नॉट बिलोंग्स का, दोनों का। बिलोंग का मतलब रहने से है, नॉट बिलोंग का मतलब नहीं रहने से है, क्योंकि 3 इसके अंदर रह रहा है तो इसका मतलब बिलोंग आएगा। मान लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में अगर मैं 10 ले लेता हूँ कि 10 इसके अंदर है, नहीं रह रहा है, तो क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग, सिंपल सी बात, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं 3 0, क्या इसमें रह रहा है? 0 है, नहीं है, तो क्या आएगा? नॉट बिलोंग से आएगा। मान लेते हैं 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 4 इसके अंदर है, बिल्कुल है, तो क्या आएगा? बिलोंग्स टू आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और ले लेते हैं, चलिए 7 लेते हैं कि 7 इसके अंदर रहता है, नहीं रहता है, नॉट बिलोंग्स। 8 इसके अंदर रहता है, नहीं रहता है, 1 के अंदर, नॉट बिलोंग्स। 3 इसके अंदर रहता है, बिलोंग्स, यस, तो ये, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चनों से आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? अगर है तो यस है, बिलोंग्स लगाएंगे बच्चों, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स है। इतनी सी बात आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया समझ के बारे में, और अब मैं आधार आपका बना रहा हूँ कि एक्सरसाइज हमें 1.1 सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हम आधार बनाते हैं, उसमें क्या सॉल्व करना है क्या नहीं सॉल्व करना है ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब समझ कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है ये देखना है, ठीक है। समझ कौन सा यस है और कौन सा नो है, ठीक है। यस या नो में हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि पहला मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है, कि भारत में, ठीक है, उपस्थित 10 लेखक के नाम, ठीक है। अब क्या ये समझ बनेगा या नहीं बनेगा ये पहचानना है। समझ की परिभाषा कहती है कि एक ऐसा समूह जिसका क्या हो, जिसका एक सही मतलब हो, सही तात्पर्य, वही बन सकता है। इसने क्या क्या कहा है कि भारत में उपस्थित 10 लेखकों के नाम, प्रसिद्ध लेखकों के नाम, क्या बोल दिया इसमें? प्रसिद्ध लेखकों के नाम। ऐसा हो सकता है, लेखकों के नाम का समुच्चय हमें बनाना है। अच्छा बताइए ये समुच्चय बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये कोई इसका तात्पर्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि भारत में 10 ही प्रसिद्ध क्या हो, लेखक हों, ऐसा नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल वाली बात है। इसका मतलब ये समूह का तात्पर्य सही नहीं निकल रहा है, ठीक है। समूह बन तो सकता है, बना के लिख देंगे, पर इसके अलावा और भी तो होंगे, तो समूह गड़बड़ होगा। इसका मतलब 10 जो है प्रसिद्ध लेखक हमारे भारत में नहीं बन सकते, और 10 से हो सकता है ज़्यादा हो, 10 से सकता कम भी हो। तो इसलिए ये किस में आएगा? ये नो की कैटेगरी में आएगा, समुच्चय नहीं बन सकता है। अच्छा दूसरा एक और ले लेते हैं, ऐसे महीनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है, का समुच्चय आपको बनाना है जो जे से प्रारंभ हो रहे हों, जे से प्रारंभ हो रहे हों। अब जे से प्रारंभ होते हैं तो पहला क्या आता है? जनवरी आता है, फिर आता है जून आता है, और फिर जुलाई आता है, और कोई आता है नहीं। तो इसका मतलब 3 बन गया, तीनों को क्या बन गया? एक सही समूह बना। जो जनवरी जून जुलाई आता है, पक्का एकदम सही बना, एक सही तात्पर्य भी है इसका, और सही तात्पर्य इसका मतलब क्या आएगा? इसमें यस आएगा, यहाँ आएगा, यानी ये समुच्चय बनेगा। बिल्कुल बात सही है। चलिए थर्ड मान लेते हैं, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनेगा। तो बिल्कुल बनेगा, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या काउंट की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। 1 2 3 ऐसे करके 100 तक बन सकता है। कॉमा लगा के बना दीजिए राष्ट्रीय विधि से, तो आपका समुच्चय बन जाएगा।
और समुच्च बन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक सही सेंस भी है, और सही सेंस है तो इसका मतलब क्या है वो आपको समझ में आएगा। तो ये भी यस कैटेगरी में जाएगा। चलिए और ले लेते हैं 4th क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा हो कौन सा समुच्च बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते बच्चों। एकदम मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, मेरी एक बात समझिए कि सेट होता क्या है, लिखते कैसे हैं। सेट को लिखने के लिए ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कोई सिंबल देते हैं, ठीक है। सेट जो होता है कैपिटल लेटरों से लिखा जाता है और जो अवयव होते हैं उसके स्मॉल लेटर से। जैसे मैंने आपको बताया अवयव जो होते हैं, जैसे ये कैपिटल लेटर से सेट बनाते हैं, ये मिडिल ब्रैकेट हो गया, मझला कोष्ठक हो गया। या पर अगर इसके अंदर लिखते हैं अब क्या लिखते हैं, छोटे छोटे लिखते हैं, यानी ये स्मॉल लेटर क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स यानी अवयव कहलाएंगे, और बड़ा जो होता है वो क्या कहलाएगा, समुच्च कहलाएगा। यही आपको ध्यान रखना है और ये ब्रैकेट में बंद किया जाता है। अच्छा, समुच्च बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यस आएगा, नो आएगा, यस आएगा, ठीक है। अब एक और है, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, यानी पूरे विश्व में अगर हमें 10 क्या लेने हैं, अच्छे खिलाड़ी लेने हैं और खिलाड़ी को समुच्च बनाना, तो क्या उससे बनेगा, ऐसा नहीं होगा। कोई मतलब इसका तात्पर्य नहीं है 10 से ज़्यादा ही होंगे, कम तो होने से रहे, तो 10 का नहीं बन सकता। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, नो, इसका आंसर आएगा। समझ गए बच्चों, ठीक है। तो किस तरह से बनता है, किस तरह से नहीं बनता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समुच्च बनाना और नहीं बनाना, जिसका सही तात्पर्य है तो समुच्च बनता है, जिसका सही तात्पर्य नहीं होता है तो समुच्च नहीं बनता है, ठीक है। 2 चीज़ें आपने सीख ली। चलिए फिर से कुछ और सीखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में। 1.1 एक्सरसाइज के लिए 1.1 एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन में बात करते हैं क्या, देखिए। अब बात करते हैं समुच्चों के प्रकार, थोड़ा समझ लेते हैं। समुच्चों के प्रकार जो हमारे काम आएंगे, ठीक है, सॉल्व करने में काम आएंगे। प्रकार हम जान जाते हैं, सॉल्व करने में काम आएंगे। पहला जो हम बात करते हैं, पहला जो है रिक्त समुच्च बात करते हैं। पहला क्या है बच्चों, रिक्त समुच्च। रिक्त समुच्च का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट, इसको बोला जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या होता है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। रिक्त का मतलब खाली, यानी ये ऐसा समुच्च होता है, ये ऐसा समुच्च होता है जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं रहता, ठीक है बच्चों। और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, सिर्फ फाई से। ये नहीं लगाएंगे कि फाई लिख दिया और ब्रैकेट समुच्च क्षेत्र, नहीं, ये गलत है। सिर्फ सिंपल सा क्या रहेगा, फाई रहेगा। क्या बोलते हैं इसको, फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फाई। रिक्त समुच्च ऐसा समुच्च होता है जिसमें कोई भी अवयव पाया नहीं जाता है, यानी कोई एम्प्टी यानी खाली। इसको फाई से प्लस करते हैं और फाई को मझला कोष्ठक में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये सभी समुच्चों में रहता है, सभी समुच्चों में उपस्थित रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे इसके बारे में बात करेंगे और भी। समुच्चों में उपस्थित रहता है क्योंकि फाई तो सब में रहेगा, कोई भी समुच्च बनता है तो रिक्त को छोड़ करके, ठीक है। ये सब में प्रदर्शित रहता है। अब मान लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे ये एम्प्टी है, कैसे पहचानेंगे कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे कोई भी समुच्च रिक्त है, कैसे पहचानेंगे रिक्त नहीं है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल में देखा, एग्जाम्पल में मैंने लिखा यहाँ पर समुच्च निर्माण विधि में एक से ज़्यादा एक प्राकृतिक संख्या ऐसी आपको बतानी है, ठीक है, जो 6 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। बताइए, ऐसी प्राकृतिक संख्या आपको बतानी है। प्राकृतिक संख्या मतलब n से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको किससे करते हैं, n से। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या आपको बतानी है जो 6 से बड़ी और 7 से छोटी। कैसा है, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसको रिक्त समुच्च बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, रिक्त समुच्च।
जो पूछ रहा है जब वो है ही नहीं यहाँ पर, 6 से बड़ी 7 से छोटी कोई है नहीं, पॉइंटर में नहीं जाना, प्राकृत संख्या लेनी है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूछता है। 4 और 6 के बीच में प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है, 5 है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। प्राकृत संख्या क्या होती है यहाँ पर जो रिक्त समुच्चय है, तो क्या कैसे बताएंगे हम, इसको सॉल्व करके देखेंगे। 6 से बड़ी 7 से छोटी कोई होती नहीं, इसलिए 9 है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ऐसे ही आपको देखना है। दूसरा देख लेते हैं टाइप। दूसरे टाइप में हम बात करते हैं एकल समुच्चय के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एकल समुच्चय या सिंगल सेट के बारे में बात करते हैं। सिंगल टोन सेट, यानी इसमें एक अवयव उपस्थित रहता है। ऐसे समुच्चय, परिभाषा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समुच्चय जिसमें एक अवयव उपस्थित रहता है। ठीक है, यानी ओनली वन एलिमेंट, एक ही रहना चाहिए। जैसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। 1 है तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे यानी एक ही अवयव होना चाहिए। जैसे अगर मैं सेट रूलर फॉर्म में लिखूँ, यानी समुच्चय निर्माण में लिखता हूँ, प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या बतानी है हमें जो 6 से बड़ी हो और 8 से छोटी हो। तो कितनी आ रही है? 7 आ रही है। और जब 7 आ रही है, इसका मतलब एक ही आ रहा है अवयव। अब एक अवयव क्या बोलेंगे? इसको एकल समुच्चय बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको? एकल समुच्चय इसको बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरी। एकल समुच्चय सिर्फ आपको एक पे फोकस करना है। चलिए फिर से बात करते हैं। एकल के बाद बात करते हैं परिमित समुच्चय के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? परिमित समुच्चय के बारे में बात करते हैं। तीसरा यानी फाइनाइट सेट के बारे में बात करते हैं। परिमित का मतलब कह सकते हैं निश्चित, क्या कह सकते हैं? निश्चित समुच्चय। और निश्चित का मतलब होता है कि सब कुछ पहले से पता हो, सब कुछ हमें पता हो कितने हैं कितने नहीं हैं। यानी ये ऐसे समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है, इसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, निश्चित होती है। निश्चित का मतलब है गिनी जा सके, काउंट की जा सके, गिनी जा सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए एक सेट ले लेते हैं। यह हमने क्या लिखे? अवयव लिखे कुछ इस प्रकार, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, और ब्रैकेट बंद किया तो हमने देखा कि यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं और 5 अवयव हम काउंट कर सकते हैं एक समुच्चय के। जब हम किसी भी समुच्चय के अवयवों को गिन सकते हैं, और जब गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिमित बोलते हैं, फाइनाइट बोलते हैं, निश्चित बोलते हैं। ठीक है बेटे, चलिए यहाँ तो समझ में आई बात। निश्चित क्या होता है? किसी भी फॉर्मेशन में हो वहाँ पर आपको क्या करना है? बस आपको काउंट करना है। ठीक है, काउंट करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है। 10 से आप शुरू कर रहे हैं, आप कहाँ तक जा रहे हैं? 20 तक। तो 10 से 20 तक काउंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है बच्चों, और 1 से लेकर 100 तक काउंट करने बोले तो भी काउंट हो सकता है। कैसी भी हो, कोई भी सिचुएशन नाम हो, जैसे 4-5 लोगों के नाम दे दिए तो काउंट हो सकते हैं, वो भी आपका क्या है? ये है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऐसा बराबर दे दिया 2 2 2 और ये डॉट डॉट दे दिया, तो ये क्या होगा? नहीं, क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते कितने चल रहे हैं यहाँ पर टोटल। ठीक है, तो परिमित समुच्चय का मतलब है कि ऐसे समुच्चय जिसके एलिमेंटों को या अवयवों को गिना जा सकता है, वो क्या होते हैं? परिमित समुच्चय होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपरिमित के बारे में बात करते हैं। अपरिमित चौथा है हमारे पास अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट या अनिश्चित। ठीक है, यानी इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसके अवयवों को काउंट नहीं किया जा सकता है, इसके अवयवों को गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात यह है कि देखो, मैं आसान भाषा इसलिए लिख रहा हूँ कि समझ में आना चाहिए। मैथ का अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए या हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं जो है एक ऐसी जो सीरीज़ चला रहा हूँ जिससे उनकी समझ बने।
क्योंकि मैथ के लिए समझ ज़रूरी होती है, मेरी बात समझिए। और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा, इसलिए अंडरस्टैंडिंग ही बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बनाइए। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 और आगे मैंने इसको अप टू पहुँचा दिया कहीं और तक। तो क्या आप अवयव काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? अपर में समझ है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ऐसे और भी ले सकते हैं। मान लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च, इसने क्या लिखा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च लिखा। अब इसे ये तो बताएं नहीं कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो ये भी क्या हो, ये भी अपर में होगा। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च, सम संख्याओं का समुच्च, विषम संख्याओं का समुच्च, परमेय संख्याओं का समुच्च। इसने ऐसे लिख देता है, जिसका मतलब ये नहीं बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है। और जब कहाँ से कहाँ तक बताएगा तो क्या बोलेंगे? परमेय। और जब कुछ नहीं बताया तो क्या बोलेंगे? इसको अपरमेय। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आपने समझ लिया ये अपरमेय क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, 5 में बढ़ते हैं, 5th वाले पे समान समझ के बारे में बात करते हैं। समान समझ के बारे में बात करते हैं, यानी इक्वल सेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होगा? मान लेते हैं कि यदि दो समान हैं, यानी दो समुच्चों, जब परिभाषा लिख देते हैं, जब दो समुच्च या समुच्चों ए व बी के अवयव समान होते हैं, ए बी के अवयव समान होते हैं, तो वह यानी ए और बी समान कहलाते हैं, समान समुच्च कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? एग्जाम्पल में देखा कि हमने ए बराबर क्या लिया? 1 2 3 लिया, और बी बराबर लिया, थोड़ा आगे पीछे कर दिया, बस। ठीक है बच्चों, आगे पीछे कर दिया, 1 2 3 लिया, 2 1 3 लिया। इसका मतलब एलिमेंट भी सेम है, 1 2 3 है, और 3 3 भी है। इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चे? यहाँ 3 है। ये भी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, बी कितने हैं? यहाँ भी 3। यानी ए बराबर क्या लिखेंगे आप? बी। दोनों समझ क्या है? बराबर हैं। ठीक है, यानी नंबर भी बराबर हो और अवयव एक जैसे हों। दो समुच्च हों या 3 समुच्च हों, तीनों में ही अवयव सेम सेम हो। 4 है, चारों में अवयव सेम हो। इसका मतलब क्या है? यदि 2 में आपको मैं बता रहा हूँ समान होने चाहिए, तो 3 में भी होने चाहिए, 4 में भी होने चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। ये आपने कर लिया, समान समझ आपने पढ़ लिया है। समान समझ के अलावा इसमें फिर बढ़ते हैं हम, लास्ट है अभी पहले एक्सरसाइज के लिए समतुल्य समुच्च। समतुल्य समझ का इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि इसमें जब दो सेट होते हैं ए और बी, तो अवयवों की संख्या बराबर होती है। इसमें दो समुच्चों के अवयवों की संख्या बराबर होती है। अवयव एक जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है। या 1 2 3 हो गया, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। ठीक है, इसलिए क्या है? ये ए और बी समतुल्य हैं, यानी सिर्फ एलिमेंट बराबर हों। यानी कोई भी दो सेट में अगर आप देख रहे हैं, उसमें भी 4 एलिमेंट है, उसमें भी 4 एलिमेंट, इसका मतलब क्या होगा? वो समतुल्य कहलाएंगे, इक्विवेलेंस आपके सेट कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने ये समझ लिया। एक बात और समझ लेते हैं यहाँ पर, एक बात क्या समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या आ गया, एक मीनिंग आया बेटर। ठीक है बच्चों, ये किस में है? ये डिस्क्रिप्शन में है, मतलब एक भाषा में दे दी, समुच्च निर्माण विधि में दे दी। इसको किस में लिखना है बच्चों? रोस्टर विधि में लिखना है। तो एक समुच्च का नियम है कि जब इसको मैं मीनिंग को लेटर में लिखूँगा, रोस्टर विधि में कॉमा में लगाना पड़ता है। तो बी ई आया, टी आया, और यहाँ पे आर आया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ई को एक ही बार लिया है, टी को भी एक बार लिया है, और आर तो है यहाँ पे एक ही बार। ठीक है, तो रोस्टर विधि में ये कहता है कि जब आपको कोई मीनिंग दे रखी है, तो उसके एलिमेंट को आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे। मीनिंग से मतलब नहीं है, अगर आपके पास डिजिट हैं, ठीक है, 2 2 कर रहे हैं आप, ठीक है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रिपीट नहीं होता है। जैसे ई 2 बार, ई एक ही बार लिखेंगे, टी 2 बार तो एक ही बार लिखेंगे, ये इसको
नियम है, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, नियम आपको याद रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये 2 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जब कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे 2 3 4 5, यही होगा। यानी ये आपको समझना है कि जब भी एक समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखते हैं तो इसके एलिमेंटों को बार, अगर आपने 2-3 बार दे रखा तो आप एक ही बार लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते हैं, 3 बार नहीं लिख सकते हैं, बार नहीं लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि से। ठीक है बच्चों, तो पहली एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज के लिए जितनी भी ज़रूरी सब चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, और एक और बात मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन चैप्टर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। आप इस वीडियो को आराम से देखें, और जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप जितना चाहें उस पर कमेंट कर सकते हैं, लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक आगे बढ़ाइए। ठीक है, और अब आपके इंट्रोडक्शन हो चुका है। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक एक्सरसाइज का जो हम शुरू करते हैं उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी करेंगे हम आपके सामने, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन होता है तो आप देखेंगे कि एक्सरसाइज किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप पक्का नोट्स बनाइए, याद करिए, फिर आपको देखना कि 1.1 एक्सरसाइज हमने इसी इंट्रोडक्शन से, बेसिक कंसेप्ट से हमने क्लियर किया है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये हमारी अच्छी सी पहल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ें। ठीक है, इसलिए हम उनके लिए ये जो नई एक इनोवेटिव आइडिया है हमारा, अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बढ़ेंगे आगे, बहुत अच्छा उसमें करते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं और 1.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, ये आप याद करिए जब तक। ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।